नमस्कार साथियों, मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी में, जहाँ पर हम बात करेंगे 20/1/2023 से रिलेटेड डेली न्यूज़ के बारे में। देखिए क्या है आज की हमारे इस डेली करंट अफेयर की क्लास में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहली बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। देखो यूपी में एक जिला है बस्ती, ठीक है ना। वहां के वहां के एक सांसद हैं जिनका नाम है हरीश द्विवेदी। वो एक वो 2021 से ही सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन करते हैं बस्ती में, ठीक है। इसके दो पार्ट थे। तो इसका जो पहला पार्ट है वो 10 से 16 दिसंबर तक के बीच में मनाया जा चुका है, ठीक है। 10 से 16 दिसंबर के बीच में मनाया जा चुका है। और इसका जो सेकंड पार्ट है वो अभी 18 जनवरी से 28 जनवरी के बीच में मनाया जाएगा। तो तो इसका उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। और उस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। इसमें इतने सारे गेम, यानी जो गेम देख रहे हैं ना आप, कुश्ती, कबड्डी, खो खो, बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, ये सारे गेम क्या है, ये सारे गेम इसमें आयोजित किए जाते हैं, मतलब खेले जाते हैं। अब हम बात करेंगे अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड के बारे में, ठीक है। ये जो कंपनी है, इसने टाई अप करा है, एक समझौता करा है किसके साथ? अशोक लेलैंड और बलाड पावर के साथ में। बलाड पावर कनाडा की कंपनी है। ये समझौता कर रहा है कि भारत 2023 तक एशिया के पहले हाइड्रोजन से चलने वाले माइनिंग ट्रक को डेवलप करेगा। इस फील्ड में समझौता कर रहा है ना। तो अब देखो, अब इसके लिए क्या किया जाएगा? अब इसके लिए जो अडानी एंटरप्राइजेस कनाडा की कंपनी के साथ मिलकर हाइड्रोजन से चलने वाले इंजन की सप्लाई करेगी, है ना। तो इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए ऐसा किया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो हाइड्रोजन से चलने वाली ये माइनिंग जो ट्रक है, इसको भारत में 2023 तक उतार दिया जाएगा मार्केट में। प्रसिद्ध लेखक कौन है? के वेडू, ठीक है। उनको पहला फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022 मिला है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। देखो 15 जनवरी को यह अवार्ड दिया गया इनको, के वेडू को। इनकी आत्मकथा है जिसका नाम है ओरन वेशनन थिनते कथा, ठीक है। इसके लिए इनको पुरस्कार दिया गया। और ये जो अवार्ड है, ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो फेडरल बैंक द्वारा गठित पहला साहित्यिक पुरस्कार है ये, मतलब फेडरल बैंक देती है ना। और इसको प्रदान किसने किया है, मतलब कौन था इसको देने वाला? तो ये थे स्वतंत्र निदेशक बाल गोपाल चंद्रशेखर ने इस पुरस्कार को प्रदान किया। तो आइए फेडरल बैंक के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। फेडरल बैंक की जो स्थापना है वो 23 अप्रैल 1931 को नेदुमपुरम में हुई थी। फेडरल बैंक के संस्थापक के पी होर्मुस हैं। फेडरल बैंक का मुख्यालय है अलुआ। और फेडरल बैंक के सीईओ हैं श्याम श्रीनिवास। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ठीक है, ने हाल ही में नालंदा बिहार में 1200 वर्ष पुराने लघु स्तूपों की खोज की है। अब देखो कितने पुराने, 1200 वर्ष पुराने लघु स्तूप मिले हैं किसको? नालंदा विश्वविद्यालय में, नालंदा में मिले हैं, जो बिहार में स्थित है। और किसने खोजा? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किया, ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पर नालंदा जो जगह है, नालंदा महाविहार है, उसमें सराय टीला है। जब सराय टीले के पास निर्माण काम किया जा रहा था, तो उस समय खुदाई के दौरान 1200 साल पुराने लघु स्तूप की खोज यहाँ पर की गई है पुरातत्विकों के द्वारा। अब इन स्तूपों की क्या विशेषताएं हैं? तो इन स्तूपों पर जो पत्थर से महात्मा बुद्ध की आकृतियां दर्शाई गई हैं, मतलब पत्थर से उकेर कर दर्शाई गई हैं। साथ में ही ये जो तरासे गए स्तूप लगभग 1200 साल पुराने हैं। जब इनकी कार्बन डेटिंग की गई तो उससे पता चला उनका टाइम पीरियड क्या है। इसके बाद आइए हम स्तूप के बारे में थोड़ा जान लेते हैं।
स्तूप एक गोलार्ध की संरचना है। गोलार्ध का मतलब जैसे देखो ये सर्कल है, तो सर्कल का जब ये हम आधा पार्ट कर देते हैं तो स्तूप देखने में ऐसा ही लगता है ना, तो इसको बोलते हैं गोलार्ध, इस वाले एरिया को बोलेंगे गोलार्ध। ठीक है, ऐसा ही दिखता है। और बुद्ध के दफन टीले का प्रतीक माना जाता है स्तूप। अब स्तूप बनने कब प्रारंभ हुए थे, तो जब बौद्ध धर्म आया था और स्पेशली जब अशोक का टाइम था, तो अशोक के टाइम में बहुत ज्यादा मात्रा में, और भारत में ही नहीं विदेशों में भी अशोक ने स्तूप बनवाए थे। साथ में ही तिब्बत में स्तूप को चोरटेन और पूर्वी एशिया के देशों में कहते हैं पैगोडा। क्या कहते हैं? पैगोडा। अब आइए यहाँ पर बात करते हैं नालंदा महाविहार स्थल परिसर के बारे में। जैसा कि हम सबको पता है कि नालंदा कहाँ है, नालंदा भारत के बिहार जो राज्य है उसमें है। अब ये जो पहले मगध कहा जाता था, जो मगध वाला एरिया कहा जाता था इतिहास में, वो क्या था? आधुनिक बिहार था, है ना। तो उसमें नालंदा एक क्या था? एक बहुत बड़ा बौद्ध मठ था। क्या था? एक बड़ा बौद्ध मठ था, और उसके साथ साथ में वो एक विश्वविद्यालय के रूप में भी प्रख्यात था, और एक हॉस्टल नुमा था, मतलब आवासीय विश्वविद्यालय था, मतलब लोग वहां पे रहकर, स्टूडेंट रहकर वहां पर पढ़ाई कर रहे थे। और बिल्कुल प्राचीन समय की दुनिया में जो पढ़ने लिखने के केंद्र में उसका बहुत बड़ा योगदान था, है ना। और जिसकी स्थापना गुप्त साम्राज्य काल में जिसको स्थापित किया गया था। इसके बाद हम बात करेंगे, एक योजना चलाई गई थी, पढ़ो परदेश योजना। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा, जिसका उद्देश्य था कि अल्पसंख्यक छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाती थी कि वो बाहर जाकर, वो विदेशों में जाकर पढ़ाई करें, रिसर्च करें, एजुकेशन लें, एमफिल करें, इस तरह की जो है डिग्री हासिल करें। तो ये जो स्कीम चलाई गई थी, इस स्कीम को अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है ना, बंद कर दिया है। और इसका जो मास्टर बैंक था, मास्टर बैंक मतलब वो बैंक जो ये पूरी स्कीम को चलाता था, रन कराता था, वो था केनरा बैंक। कौन कराता था? मतलब इसका जो नोडल इंचार्ज था वो था केनरा बैंक था, केनरा बैंक के द्वारा चलाई जाती थी। ठीक है, और ये भी कहा जा रहा है कि 31 मार्च 2020 तक के मौजूदा लाभार्थियों को स्कीम की अवधि खत्म होने तक ब्याज पर सब्सिडी का लाभ मिलता रहेगा। कब तक? सिर्फ 31 मार्च 2022 तक। और उसके बाद के जो छात्र हैं उनको ये सारी स्कीम की सुविधाएं वो नहीं मिलेंगी। अब देखो यहाँ पर बात करेंगे विदेश मंत्रालय के सचिव हैं हमारे, जिनका नाम है सौरभ कुमार। वो दक्षिण कोरिया की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं, और वो किस चीज की अध्यक्षता कर रहे हैं इस टाइम पर? तो 5वीं विदेश नीति और सुरक्षा वार्ता की अध्यक्षता कर रहे हैं, कोरियाई अपने समकक्ष चो युंगडोंग के साथ में, है ना। मतलब दो अध्यक्ष हैं, एक चो युंगडोंग है और दूसरे हैं सौरभ कुमार। ये पांचवी विदेश नीति और सुरक्षा वार्ता है, इसके इसके लिए दोनों अध्यक्षता कर रहे हैं। अब इसमें क्या बात की जाएगी? ये जो अध्यक्षता हो रही है, ये जो समिट हो रही है, इसमें किन टॉपिक को लेकर बात किया जाएगा? देखो, ये जो बैठक है वो 17 जनवरी को समाप्त हो चुकी है, और इस बैठक में जिन विषयों पर बात किया गया, उसका उसका जो फोकस था, जो विषय फोकस में थे, वो थे व्यापार का क्षेत्र, निवेश का क्षेत्र, सुरक्षा, रक्षा विज्ञान, प्रौद्योगिकी के साथ साथ में जो कल्चरल एक्टिविटीज होती है, आपस में किस तरीके से हेल्प करके एक दूसरे की आगे बढ़े, इन बातों को ध्यान में रखते हुए ये समिट की गई थी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर दक्षिण कोरिया के बारे में थोड़ी सी। देखो, जब आप एशिया का मैप देखोगे, एशिया महाद्वीप का मैप देखोगे, और उसमें आप पूर्वी एशिया को जब देखोगे, तो पूर्वी एशिया को देखोगे तो वहां पर आपको दक्षिण कोरिया मिलेगा। तो दक्षिण कोरिया जो है अपना बॉर्डर शेयर करता है सिर्फ एकमात्र देश उत्तर कोरिया के साथ में। ठीक है, इसको शांत सुबह की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। साथ में ही बता दें कि जब 1953 में कोरियाई युद्ध हुआ था, तो उसी समय कोरिया के दो पार्ट हो गए। पहले पार्ट को कहा गया कम्युनिस्ट डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जिसको उत्तर कोरिया कहा गया, और रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जिसे दक्षिण कोरिया कहा गया। इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है सियोल, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागरीय क्षेत्र है। जो हम
ताइक्वांडो जानते हैं, जो मार्शल आर्ट ताइक्वांडो के बारे में बात करते हैं, उसकी उत्पत्ति भी यहीं पर हुई थी। राष्ट्रपति इस प्रेजेंट टाइम में यून यून सुक योल जी हैं, और मुद्रा के यहाँ चलती है तो दक्षिणी कोरियाई युओन चलती है। अब हम बात करेंगे वियतनाम के राष्ट्रपति गुयेन जुआन फुक के बारे में, जिन्होंने भ्रष्टाचार घोटालों में अपना नाम आने के बाद में इस्तीफा दे दिया है ना। तो ये 2016 से 2021 के मध्य प्रधानमंत्री के रूप में नेतृत्व कर चुके हैं, मतलब प्रधानमंत्री भी रह चुके थे, और अब क्या थे, इस समय ये राष्ट्रपति थे, और राष्ट्रपति के पद से भी इन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है। अब देखो वियतनाम के बारे में बात कर लेते हैं। तो राजधानी वियतनाम की हनोई, सबसे बड़ा नगर हो ची मिन्ह शहर है यहाँ का, राजभाषा यहाँ पर वियतनामी बोली जाती है, और प्रधानमंत्री हैं फाम मिन चिन। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के बारे में बात करेंगे, तो उसके रिटायर महानिदेशक हैं पंकज कुमार सिंह, जो अभी 31 दिसंबर को ही रिटायर हुए हैं। तो इनको अभी 17 जनवरी को 2 साल की अवधि के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त कर लिया गया, यानी इनको अपॉइंट कर लिया गया 2 साल के लिए फिर से, है ना। अब देखो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनको देश में पुलिस सुधारों का नायक माना जाता है। किसे? पंकज कुमार सिंह को, जो रिटायर हो चुके हैं बीएसएफ के महानिदेशक के पद से, और अभी ये राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की भूमिका निभाएंगे। ठीक है। साथ में ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है कौन है? तो अजीत डोभाल जी हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बारे में। देखो जब तुम डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बारे में पढ़ोगे तो हम काफी चीजें इनके बारे में पढ़ चुके हैं, क्योंकि केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान जो विभाग है वो काफी काम कर रहा है साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। तो 15 जनवरी को इन्होंने कुछ बताया, कुछ अनाउंसमेंट करा। किसके बारे में अनाउंसमेंट करा? उन्होंने कहा कि 2025 तक पूरे देश को डॉपलर मौसम रडार नेटवर्क द्वारा कवर कर लिया जाएगा, यानी एक नेटवर्किंग सिस्टम है मौसम विभाग से संबंधित, जो मौसम की एग्जैक्ट जानकारी देता है, तो उसका नाम है डॉपलर मौसम रडार, है ना। तो ये जब पूरे भारत पे कवर हो जाएगा तो मौसम की एग्जैक्ट जानकारी जो हमारे मौसम विभाग को मिल जाएगा। अब इसके तहत आइए कुछ बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि सटीकता के पीछे अभी जो मतलब धीरे धीरे मौसम विभाग में जो उसकी जो सटीकता है उस पे हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहा है, यानी जो नकारात्मक चीजें थी मौसम विभाग की वो धीरे धीरे सकारात्मकता की तरफ बढ़ रही हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कि पिछले 8 से 9 वर्षों में 40% सुधार हुआ है। ठीक है। और डॉपलर रडार की संख्या 2013 से 15 में बढ़कर 2023 में 37 हो गई है, और इसको अब 2025 में 62 तक ले जाने की योजना बनाई गई है। ये कब कहा गया? देखो भारत मौसम विज्ञान का ये वाली जो न्यूज है मैंने कवर भी की थी कि भारत मौसम विज्ञान विभाग, इसका स्थापना दिवस मनाया गया था। किस नंबर का? 148 नंबर का। और उसी समय जो ये सारी बातें हैं ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा कही गई थी। अब यहाँ पर बात करते हैं कि डॉपलर मौसम रडार क्या है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये जो डायग्राम देख रहे हैं यही है डॉपलर मौसम जो रडार है, वो ऐसा ही होता है, देखने में ऐसा ही होता है। ठीक है। अब इसको देखोगे तो देखो ये क्या करता है। ये जो है एक तरीके का विद्युत चुंबकीय तरंगे छोड़ता है, और इन विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से उस एरिया में जो भी मौसम से संबंधित जानकारी है वो कवर करता है, और उसके साथ में जो भी कंप्यूटर से अटैच जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह लगे होते हैं उसके माध्यम से हमें पता चल जाता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में मौसम कैसा रहेगा कुछ टाइम तक, है ना। अब देखो ये जो डॉपलर प्रभाव है इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी जोहान डॉपलर ने, और उन्होंने इसका बेस क्या बताया? उन्होंने इसका बेस बताया कि जब तारों के प्रकाश के बढ़ने या घटने की प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया था, तारों के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है ना। तो उन्होंने ये बेस बताया था।
अब हम बात करेंगे यहाँ पर राजस्थानी फिल्म जिसका नाम है नानेरा, ठीक है ना। इसको अभी अजंता एलोरा फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाशा पुरस्कार मिला है। गोल्डन कैलाशा पुरस्कार मिला है किसे? नानेरा को। और ये किसके द्वारा, इसके डायरेक्टर कौन है, किसके द्वारा निर्देशित है? तो दीपंकर प्रकाश के द्वारा ये निर्देशित की गई है। अब यहाँ पर आइए कुछ बात कर लेते हैं इसके बारे में। नानेरा का मतलब होता है नाना जी का घर, ठीक है ना। और इस मूवी को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, पटकथा यानी स्टोरी राइटिंग और साथ में संपादन यानी एडिटर, जो एडिटर है उन सब के लिए इस मूवी को सर्वश्रेष्ठ अवार्ड दिया गया है। अब इस फेस्टिवल के बारे में बात कर लेते हैं। 11 से 15 जनवरी के बीच में औरंगाबाद में ये फेस्टिवल मनाया गया, आयोजित किया गया। ये इस फेस्टिवल का 8वां संस्करण था, मतलब 7 संस्करण पहले ही हो चुके हैं। इसके साथ साथ में कन्नड़ फिल्म कोली ईसरू को चिकन करी जो मूवी है, इसके कलाकार अक्षता पांडवपुरा को सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का भी पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। और जीतू कमल को बांग्ला फिल्म अपराजितों के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता दिया गया है। 5 दिवसीय ये फिल्म महोत्सव चला था, 5 दिन तक चला था, जिसमें 55 फिल्में प्रदर्शित करी गई थी। 15 जनवरी 2023 को 2 बार के विश्व चैंपियन, देखो ये एक मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ था, जिसमें पुरुष और महिला एकल खिताब किसको किसको मिला है इसके बारे में बात की जाएगी। तो हम देखते हैं कि डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन को पुरुष एकल फाइनल में जापान के कोडाई नाराकोवा को हराकर लगातार दूसरी बार ये टूर्नामेंट जीत लिया है। किसने? डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने, जो पुरुष एकल फाइनल में। और जो महिला एकल फाइनल है उसमें किसने जीता है? तो उसमें दूसरी बार जापान की अकाने ने विश्व नंबर 4 दक्षिण कोरिया की 20 वर्षीय खिलाड़ी ऑन ए यंग को पराजित कर खिताब अपने नाम किया है। किसने? अकाने ने, यानी महिला एकल खिताब अकाने को मिला है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR, इसके जो पूर्व डायरेक्टर थे जिनका नाम था एडी दामोदरन, इनका अभी निधन हो गया है। ये कितने साल के थे? ये जो है 87 इयर्स के थे। 1985 में CSIR का इनको डायरेक्टर बनाया गया था। देखो न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जिनका नाम है जैसिंडा अर्डन अगले महीने इस्तीफा दे देंगी, ऐसा कहना है BBC की एक रिपोर्ट। मतलब उन्होंने कहा है कि ये जल्द ही इस्तीफा दे देंगी। कौन? जैसिंडा अर्डन। रानी रामपाल के बारे में बात करते हैं। रानी रामपाल ने भारत, देखो एक टूर्नामेंट चल रहा है इस समय, कहां पर? केप टाउन में हॉकी सीरीज चल रही है, ठीक है ना। तो भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हरा दिया है और इसमें रानी रामपाल की अच्छी खासी भूमिका है। दक्षिण अफ्रीका को 5-1 से भारत ने हराया है और जो पहला मैच है वो भारत जीत गया है। अब हम बात करेंगे सर्वेक्षण प्रथम फाउंडेशन द्वारा जारी किया गया एक रिपोर्ट के बारे में। और ये रिपोर्ट किसने जारी की है? प्रथम फाउंडेशन ने जारी की है, जिसको नाम दिया गया है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। अब इसमें क्या किया गया? तो ये जो रिपोर्ट जारी हुई है कब हुई है? 18 जनवरी 2023 को जारी की गई है। इस रिपोर्ट में देश भर के 616 जिलों के सरकारी स्कूलों का सर्वेक्षण किया गया, पहली बात। दूसरी बात ये इसमें देखा गया कि जो अटेंडेंस है बच्चों की, वो जो सबसे कम है वो कहाँ पर है? तो वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे कम अटेंडेंस है बच्चों की स्कूलों में। साथ ही ये भी बताया गया कि जो गांव के स्कूल हैं, जो शहर के स्कूल हैं, उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, जो उसमें काफी ज्यादा अंतर है। दोनों के स्ट्रक्चर में काफी ज्यादा अंतर है, संरचना में बहुत फर्क है और उसमें सुधार की जरूरत है।
पर्यटन मंत्रालय अप्रैल 2023 में पहला वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। कौन? पर्यटन मंत्रालय। हमें जैसा कि पता है कि भारत में G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। इस दौरान भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा 10 से 12 अप्रैल 2023 को देश का पहला वैश्विक पर्यटन शिखर सम्मेलन देश की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा और इसमें G20 के जो सदस्य हैं वो भी शामिल होंगे, है ना। इसमें ये बात कही जा रही है कि 2030 तक पर्यटन के क्षेत्र में भारत 140 मिलियन नौकरियों का सृजन करेगा और $56 बिलियन विदेशी मुद्रा अर्जित करेगा। और इसी के उद्देश्य से स्वदेशी दर्शन 2.0 नाम की एक योजना चलाई जा रही है। स्वदेशी दर्शन 2.0 नाम की योजना शुरू करी जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। कल मैं फिर मिलूंगी आपके साथ 21/1/2023 की घटनाओं को लेकर। यहाँ पर ये सोशल मीडिया के लिंक दिए गए हैं मेरे चैनल के, जिसके माध्यम से आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ ही मैं जो कुछ भी मटेरियल पढ़ाती हूँ, जो भी कंटेंट मेरे द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, उसका PDF बना के टेलीग्राम पे डाल दिया जाता है। तो आप विजिट कर सकते हैं टेलीग्राम का चैनल, जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो PDF के रूप में कंटेंट मिल जाएगा अपने नोट्स को प्रिपेयर करने के लिए। इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।